हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी स्टूडेंट। मुझे पता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त और एग्जाम्स के डेज है, मेहनत करनी भी चाहिए। बट जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि जो जो बच्चों को लग रहा है कि हम लोग थोड़े से पीछे रह गए या फिर हमें और ज्यादा अच्छे मार्क्स की उम्मीद है ना। तो हर बच्चे को एक एक्सपेक्टेशन है कि जिंदगी में 10वीं जो है या 10th जो है वो एक ही बार करनी है। हर बोर्ड का बच्चा परेशान होता है इस वक्त, ठीक है। उनके पेरेंट्स जो है वो स्ट्रेस में होते हैं। इस स्ट्रेस को थोड़ा रिलीव करने के लिए हमने जो है ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स बनाया था, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अलग अलग आपको कोर्सेज देंगे। छोटे छोटे फास्ट ट्रैक कोर्सेज होंगे जिसके अंदर हर चीज इन्वॉल्व होगी। 6 से 7 बुक्स हमने कवर की हुई हैं, प्लस हर चीज, हर क्वेश्चन, बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन सारे बीच में शामिल करके एक बहुत अच्छा सा छोटा सा पैकेज बनाया है, जिसमें क्या होगा, हर स्टूडेंट जो इस पैकेज को इस्तेमाल करेगा उसकी रिवीजन तो होगी होगी, प्लस कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, प्लस लर्न करने की टेक्निक्स क्या हैं। और वो भी छोटे से दिन, 4-5 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे पैकेज बनाए हैं, प्लस साइंस का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, प्लस मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर किया है। तो उसी श्रृंखला, उसी सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री का मैं बहुत सारे चैप्टर पहले करा चुका हूं और ये उसकी अगली कड़ी है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी 10th क्लास का स्कोरिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला चैप्टर है, रट्टे वाला चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर को लेके आज मैं आया हूँ और ये हम करेंगे अभी। बस आप बच्चों से एक ही चीज है कि हमारा ना टाइम रह गया है थोड़ा सा। आपके एग्जाम्स आ गए हैं 15 तारीख को, 15 के बाद आपके पेपर स्टार्ट है फेब में। 20 को शायद साइंस का पेपर है आपका। ऐसे पंजाब वालों के, हिमाचल वालों के, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, इसमें थोड़े से टाइम हमसे क्या मांगते हैं, कंसंट्रेशन। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन होगी ना, आप किसी भी चीज को सीरियसली लेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। उससे मार्क्स की बात भी नहीं कर रहा मैं, आपके जो वाकई में नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपको लगेगा कि पढ़ने का तरीका असली में ये होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपने ये आने वाले दिन कंसंट्रेटेड कर लिए, अपने आप को एकत्रित कर लिया कि हम लोग ने ये करना और ठान लिया कि हमने अच्छे मार्क्स लेके आने और इस बार बोर्ड्स में कुछ करके दिखाना है, तो ये कुछ छोटे छोटे वीडियोज ही आपके लिए बहुत है। तो शुरू करते हैं आज जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये केमिस्ट्री क्लास 10th साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी उनका ये बेस बनेगा चैप्टर। और बहुत जो मतलब कहने का मतलब ये कि जो 12th क्लास है उसमें जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, उनमें से एक चैप्टर का बेस यही चैप्टर है। तो ये चैप्टर इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आने वाले टाइम में साइंस लेनी है। तो चलते हैं इस चैप्टर के सफर पे। टाइटल मैंने आपको बता दिया, टाइटल था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी चीज की, वो क्या होती है, उसकी हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आने वाली है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी है तो स्टार्टिंग में क्या क्या इनिशिएटिव रहे होंगे लोगों के, वो सब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या चीज है, जिसके पीछे इतनी मगजमारी हम लोग करने वाले हैं, वो है क्या चीज है। अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो इसमें पीरियोडिक टेबल क्या चीज है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या चीज है। तो पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर मेथड है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करने को। उस डाटा के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि उसमें जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो आपको एक तरफ निकल दिखाई देंगे। और उस टेबल को देख के बहुत सारी चीजें आप मिनटों में पता कर सकते हो, ठीक है। उनकी वैलेंसीज क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्साइड्स उनके कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। वो मेटालिक होंगे, नॉन मेटालिक होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये सारी चीजें जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है सारी हम लोग एक छोटे से टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। महत्व उसका इतना है कि पूरी केमिस्ट्री उसी में समाई हुई है। वो मैं टेबल भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो क्या है, एक तरीका है जिससे हम लोग एलिमेंट्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाए,
तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग में किन किन साइंटिस्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और कोशिश की कि जो जो एलिमेंट्स उस टाइम अवेलेबल थे उनके अंदर क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की है। वो कोशिश किस किस की है वो हम देखने वाले, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। पहला है डेबोनियर्स ट्राइड्स, एक साइंटिस्ट थे डेबोनियर, उन्होंने ट्राइड्स मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा और उसको बोला गया डेबोनेट ट्राइड्स। तो पहले मैं डेबोनेट ट्राइड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हमने याद रखना है कि ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशंस आने वाली हैं वो सारी की सारी एटॉमिक मास में, सिर्फ एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के वो एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, वो किस पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो एटॉमिक मास पे सारी चीजें बेस्ड है, सिर्फ नंबर पे बेस्ड एक ही चीज नहीं है, वही जिसका डिटेल हम बहुत ज्यादा करेंगे। कहने का मतलब जो थ्योरी को हमने आज अपनाया वो एटॉमिक मास की नहीं, एटॉमिक नंबर की थ्योरी है। तो चलो पहले पुरानी वाली देखते हैं। हिस्ट्री में एटॉमिक मास पे बेस्ड एक टेबल बनाया गया जिसमें तीन तीन एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको इकट्ठा रखा गया, और ये पहला ट्रायल किसने किया, डेबोनायर ने। तो इसलिए ये तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हमने क्या बोला, ट्राइड्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। एग्जांपल आपके सामने है जैसे कि डेबोनायर ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, उनका एक तिगड़ी बनाई जिसको ट्राइड बोलेंगे। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की उसने तिगड़ी बनाई, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एक ट्राइड बनाया। तो ये 3 ट्राइड उसने बनाए थे, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में, अगर मॉडर्न में भी देखोगे तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज इन तीनों के आपस में वाक्य में मिलती है, मैच करती है। ये खास बात थी कि जो ढूंढी उनकी प्रॉपर्टी वो सही थी, प्रॉपर्टीज उनकी आपस में मैच करती थी। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला एग्जाम्पल है। एक खास बात और देखी गई ट्राइड्स के अंदर कि इनको अगर आप ऐसे लिखते हो तो इनकी जो एटॉमिक मासेस है ना 1 2 3, फर्स्ट और लास्ट का जो एटॉमिक मास है उसकी अगर आप एवरेज ले लो, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो बीच वाले का मास निकल आता था। तो हर ट्राइड के अंदर फर्स्ट और एक्सट्रीम मतलब लास्ट वाला, दोनों को अगर आप एवरेज लोगे मास बीच वाले का ही निकलता था। ये तीनों में ही फिट बैठता है उसका, ठीक है। तो ये खास बात थी डेबोनेट ट्राइड्स की। ये होगी खूबियां। तो जिस चीज की खूबियां होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर होती हैं। तो इस ट्राइड के अंदर कमी किस चीज की थी, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको वो ट्राइड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया। कुछ पे प्रॉपर्टी साबित हुई, बाकियों पे नहीं हुई। तो जो चीज सब पे लागू नहीं होती उसको हम जनरल प्रिंसिपल या जनरल लॉ नहीं बना सकते, ये सबको पता है। हर चीज पे फिट होनी चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे कोई लॉ बना, प्रिंसिपल बना। तो ये इस मामले में फेल होगा कि हर चीज पे ये फिट नहीं हो पाया, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बट एक ट्रायल था, स्टार्टिंग में जो भी ट्रायल करता है वही अगली वाली थ्योरी का बेस बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। डेबोनेट ट्राइड के बाद अगली जो थ्योरी है हमारी, बस वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड अपने याद रख लेना, उसने ऑक्टेव का लॉ दिया। ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। जैसे कि अगर हम सुरों की बात करते हैं तो क्या होता है, सारे गामा पाधा नी सा, 7 सुर हैं, लेकिन हर 8वां सुर जो है पहले सुर से मैच करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वहां पर भी सुर हैं, उनको क्या बोलते हैं, डोरे मी फा सो लाते। उसमें भी जो फर्स्ट और लास्ट है वो आपस में मैच करते हैं, इनको हम ऑक्टेव्स बोलते हैं, ठीक है। जो म्यूजिक जानते हैं या उनका शौक है उनको पता होता है कि ऑक्टेव्स क्या होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, उसने भी एक टेबल बनाया न्यूलैंड ने, साइंटिस्ट का नाम रहेगा न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें हर 8वां एलिमेंट, जैसे यहां से मैं गिनूं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8 की जो प्रॉपर्टी वो पहले वाले से मैच करती थी। तो ये इसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए, हर 8वां जो है वो पहले वाले से मैच करता था, प्रॉपर्टी उसकी मैच करती थी।
तो यह लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड, ठीक है। और इसमें भी एटॉमिक मास को बेस बनाया गया और इन सभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की जो है वो पहले वाले से मैच करती थी, इसलिए इसको ऑक्टेव बोला गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लिमिटेशंस में, क्या क्या कमियां रहेगी। तो ये तो पहले आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, वहां तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल है, बट लाइटर एलिमेंट्स के लिए जिनका मास कम है उन्हीं एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन क्या न्यूलैंड लॉ की, उसने कई जगह पे दो दो एलिमेंट्स को भी रख दिया, एक ही स्लॉट के ऊपर आपको दो दो दिखेंगे, देखो सामने दिख रहा है लाइव, कोबाल्ट निकल को एक ही जगह पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पर देखो सीजियम और लॉरेंशियम को एक जगह पे प्लेस कर दिया है, इसका कारण नहीं बताया उसने, तो इसकी वजह के बिना हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कमियां रहेगी कि एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है न्यूलैंड ने उस टाइम पे जो 56 एलिमेंट थे ना, उस टाइम पे उसने बोला कि इसके बाद और एलिमेंट दुनिया में नहीं मिलेंगे, डिस्कवरी नहीं होंगी, टोटल यही एलिमेंट है 56, जबकि आपको पता है इस टाइम तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है ना। तो एलिमेंट्स हर साल या वक्त के साथ नए नए खोजे जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, धरती पे भी धरती से बाहर भी एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स की कमी नहीं है, एलिमेंट हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं। तो ये इसका जो लास्ट ये जो लाइन थी कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, इसके अलावा एलिमेंट है नहीं, ये बात भी उसकी गलत थी। तो ये कमियां थी जिसकी वजह से इस लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फंडामेंटल बिल्कुल, ठीक है, कि हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। अब चलते हैं आगे। उसके बाद है मेंडलीव, ठीक है, मैं जस्ट आपको लुक दे रहा हूं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव थे जिन्होंने बहुत रिसर्च की, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत रिसर्च की, रिसर्च के बाद उन्होंने काफी लंबा सा एक टेबल बनाया जो आधार बना हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इस टेबल के अंदर काफी सारी चीजें थी जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते थे, बट कुछ चीजें इसमें भी कमियां रह गई थी। तो एक हल्के सी लुक देखो आप, ये टेबल है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये बेस बना। आगे चलते हैं, इसका डिटेल हम करेंगे। अब मेंडलीव की बात करते हैं। तो मेंडलीव ने भी जो अपना टेबल बनाया उसके अंदर उसने सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली रखा, वहां पर भी मास ही आधार है, बेस है। अभी तक जितने भी लॉज हमने पढ़े सब में एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो वही बेस बनता था किसी भी टेबल का, ठीक है। तो एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना आपने। तो बार बार आप देखोगे तो आपको एटॉमिक मास वर्ड दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखो। तो इस पीरियोडिक टेबल का भी जो बेस है वो कौन है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सबका बेस बन रहा है फिलहाल, है ना। आगे चलते हैं। मेंडलीव ने अपना एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ में क्या कहता है वो, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो किस पे डिपेंड करती है या किसका फंक्शन होती है, एटॉमिक मास पे। तो इसका ये कहना था एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। बाद में वो बात गलत निकली, बट उस टाइम ये लॉ बना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स को हम रिपीट करते हैं बार बार, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। वो तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही है, तो जिनकी प्रॉपर्टी मैच करेंगे उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेरिट्स, क्योंकि काफी लंबा टेबल था, काफी इसमें सही बातें थी, तो वो जो उसकी मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं या पॉजिटिव हम पॉइंट्स बोल सकते हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला है मेंडलीव ने कुछ जगह को खाली रखा उस टेबल के अंदर, क्यों, क्योंकि उसका मानना था कि आने वाले वक्त में इनसे मिलते जुलते सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनको आप यहाँ पर अरेंज कर देना। वो मानता था कि फ्यूचर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, जबकि न्यूलैंड ऐसा कहता था, नहीं कहता था, वो कहता था 56 है तो बस 56 ही, इसके बाद और एलिमेंट नहीं आने वाले। तो ये अच्छी बात है मेंडलीव की। एग्जाम्पल जैसे बोरोन, उसको पता था बोरोन के साथ जो मैचिंग जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा उसका हम नाम रखेंगे एका बोरोन। एका मतलब सिमिलर टू बोरोन, एका संस्कृत का वर्ड है। ऐसे उसने एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये सारी जगह छोड़ के आने वाले एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी कर दी थी कि इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, मेंडलीव ने वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी जो कि अभी मिले भी नहीं थे। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर देना, ये खास बात थी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है
जो डाउटफुल एटॉमिक मासेस है ना कुछ एलिमेंट्स के, वो मेंडलीफ ने सही बता दिए, उनको अरेंज करके उसने दिखा दिया कि ये इकट्ठे नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद है नोबल गैसेस जो है वो मेंडलीफ टेबल के अंदर अलग से दिखती हैं आपको, और वो मॉडर्न में भी हैं, और मेंडलीफ के टेबल में भी नोबल गैसेस की जगह अलग बनाई उसने, और वाकई में उनकी जगह भी अलग है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चार अच्छी बातें थी, यहाँ मेरिट्स बोल सकते हैं मेंडलीफ की। उसके बाद है कमियां। मेंडलीफ की अगर लिमिटेशंस की बात करें तो पहला, हाइड्रोजन को उसने कोई फिक्स जगह नहीं दी। तो पहला पॉइंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मेंडलीफ भी कोई प्रॉपर जगह नहीं दे पाया क्योंकि हाइड्रोजन में कुछ उसको प्रॉब्लम्स नजर आए। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो हेलोजन से भी मैच करती है प्रॉपर्टी और एल्कली मेटल से भी, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है हाइड्रोजन को अरेंज करने के लिए। उसके बाद है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं था। एग्जाम्पल क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्योंकि इनके मासेस हैं 35 और 37 मास है। अगर मास डिफरेंट है तो मेंडलीफ के टेबल के अंदर वो दोनों की सेम पोजीशन नहीं हो सकती क्योंकि मास पे डिपेंडेंट है। अगर एटॉमिक नंबर आधार होता तो क्लोरीन चाहे 37 और 35 हो, दोनों का नंबर तो सेम ही रहता, 17 नंबर होता उनका। अगर नंबर सेम होता तो पोजीशन भी सेम होती, तो मास अगर डिफरेंट करोगे तो पोजीशन बदल जाएगी। ये आइसोटोप के मामले में गलत हो गया मेंडलीफ से। नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, मतलब कहीं कहीं आप देखोगे ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से चीजें लगाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उनका मास डिक्रीज कर जाता है। बोलते हैं इंक्रीज है, लेकिन वहां क्या हो रहा है, उसने लगा दिए लेकिन मास उनका वाकई में वहां डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ कई जगह पे। एग्जाम्पल देखो, निकल जो है उसको उसने कोबाल्ट से पहले रखा हुआ है। अगर आप टेबल देखोगे ना मेंडलीफ का तो उसमें आपको पहले दिखेगा वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आपको दिखाता हूं मैं इसमें कमियां क्या रहेगी। ये देखो, निकल कोबाल्ट ढूंढो, इसमें निकल कोबाल्ट आपको दिख रहा है कहीं? निकल और कोबाल्ट के बारे में अगर बात करें ना, ये रहा, ये दिखा आपको? इसमें क्या कमी नजर आ रही है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज है। क्या वाकई में एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज है? अगर इन एलिमेंट्स की बात की जाए, धीरे आप देखो यहां से एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये है, अब यहाँ पर है 58.9, उसके बाद बढ़ना चाहिए था जबकि हो गया 58.7। यहाँ डिक्रीज क्यों हो गया मास? इसका आंसर नहीं था मेंडलीफ के पास। तो कुछ एलिमेंट्स को उसने ट्रेंड में लगा जरूर दिया, लेकिन क्यों लगाया नहीं पता, मास के अकॉर्डिंगली तो गलत है। ठीक है, ये गलती थी यहाँ पर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम बहुत स्टडी करने वाले हैं। तो इसका मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले मेंडलीफ वाला टेबल बन चुका था, और मेंडलीफ वाले टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको सुधार के हमने एक नया टेबल बनाया जिसको बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है ना, पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हेनरी मुस्ले ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आ चुका है पेपरों में, याद रखना है। कब बनाया? 1913 में ये बना टेबल। क्लियर है? उसने ये माना कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो किसका फंक्शन होती है? एटॉमिक नंबर का, ना कि मास का। तो मास को रिजेक्शन मिली यहाँ पर, किसको अपनाया गया? एटॉमिक नंबर को आधार बनाया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ, और यही लॉ आज भी चल रहा है। इसी पे बेस्ड है हमारा एटॉमिक नंबर वाला नया वाला सिस्टम। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा लॉ बना। लॉ को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? सेम वही पिछले वाला ही लॉ है, लेकिन बस मास की जगह नंबर कर देना आपने। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मास नहीं, नंबर को आधार लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब एटॉमिक नंबर है क्या चीज, ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी भी एटम की बात करें, आपको पता है कि एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये पढ़ा ना हमने आज तक। अगर हम किसी भी एटम का मॉडल लेते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को पहले तो देखो, आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितने हैं, या फिर अगर उसने कोई अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है या लिया नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये दोनों क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं अगर न्यूट्रल पार्टिकल है ना। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया आपका एटॉमिक
नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर इसलिए बताया क्योंकि इसका आधार जो है एटॉमिक नंबर था, इसलिए वो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें कुछ वर्टिकल चीजें हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल चीजें हैं। तो जो वर्टिकल ऐसे करके हमने लगाया उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम जो है वो कितने हैं? 18, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी उसके अंदर, जिनको पीरियड्स बोलते हैं 7। तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमने याद रखनी है। 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड की शेप में बनाया गया है। ठीक है, आगे मैं टेबल आपको दिखाऊंगा तो प्रॉपर्टीज भी मैं आपको वहीं से समझाऊंगा। ठीक है, ये सारा उसमें आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं हमारा। अब चलते हैं हम लोग टेबल की शक्ल देख लेते हैं, पहले टेबल हमारा है कैसे। हल्का सा लुक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि हमें आगे समझने में आसानी रहे। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये टेबल क्या कहता है? देखो साफ दिख रहा है? पहले तो ग्रुप देखो 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो 18 तक आपके पास ग्रुप्स आएंगे। तो 18 ग्रुप साफ साफ दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? ये 18 ग्रुप जो है इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल थिंग्स, है ना? तो वर्टिकल थिंग्स जो है इसमें कितनी है? 18। ये आपके ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ग्रुप है 18, ग्रुप 18, 1 से लेके 18 तक ग्रुप है। और पीरियड, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो 7 पीरियड है यहाँ पर हमारे पास। ये जो पार्ट है ये बीच का ही पार्ट है, जिसका 7 हमारे पास पीरियड्स हैं और 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो ये है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री छिपी हुई है। अगर आप इसको छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस तक पढ़ोगे तो A to Z पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ इसी टेबल के अंदर आता है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर ये टेबल। अब इस टेबल को हमने कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो डिटेल करना हमने, वही तो मेन है ये चैप्टर। ठीक है, अगर हम इधर सीधे चले ना, देखो एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 पे कौन है? हाइड्रोजन। देन 2 पे कौन है? हीलियम। देन 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 ये। तो ऐसे करके आप जैसे अरेंज करते जाओ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली तो पूरा टेबल ये बन जाता है। इस टाइम 118 तक बना हुआ है, ये बना हुआ ना? तो ये सारे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हमने अरेंज कर दिए। इसमें कुछ खास आपने चीजें याद रखनी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो खास बातें हैं उस पे चलते हैं। टेबल फिर से हम आपको बार बार दिखाएंगे ये वाला, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें इस टेबल की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले इस टेबल के अंदर हम देखें तो हमें और क्या दिखता है? ये खास फीचर है। तो मैंने एक खास फीचर तो आपको पहले बता दिया था, वो क्या था? 18 ग्रुप 7 पीरियड। एक चीज होगी जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको सेम ग्रुप में रखा गया है, जो ऐसे करके अरेंज किया गया। अगर ऐसे करके हर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आपस में सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ शेल्स सेम है उनको एक ही पीरियड में रखा गया है। नंबर ऑफ शेल्स, जैसे आपको पता है कोई भी एलिमेंट है, सोडियम ले लेता हूं मैं, तो उसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 2 8 1, 3 शेल्स होती हैं। तो जैसे सोडियम यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी शेल्स कितनी होंगी? 3 होंगी। नंबर ऑफ शेल्स सबकी क्या रहेगी? 3, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, सबको ऐसे लगाया गया है। तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है हर पीरियड के अंदर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो मोटे तौर पर उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, एक छोटा सा आइडिया ले लो 10th क्लास के लिए। तो 4 हमने उसको ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये 4 हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 और 2। अगर आप डिजाइन देखो तो कुछ ऐसा डिजाइन है हमारे पीरियोडिक टेबल का। तो 2 ग्रुप यहाँ आ जाते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, G1 G2 यहाँ आते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर 13 से लेके यहाँ पर 13 से लेके 18 तक आते हैं हमारे ग्रुप्स, ये वाले। ये जो ग्रुप्स हैं इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। देन 3 से लेके 12, ये बीच में जो बचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हल्का सा डिटेल ये आने वाली क्लासेस में आपको आएगा। एफ ब्लॉक, यहाँ पर बीच में लास्ट के 2 पीरियड में से ना कुछ एलिमेंट्स गायब है जिनका अलग से बनाया हुआ था, यहाँ पर आपने देखा था। ये जो नीचे जो 2 ये जो एलिमेंट्स आपके ये वाले, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल मिला के 4 ब्लॉक है हमारे अंदर, हमारे पास इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के
अंदर, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या खास दिखता है हमें? ग्रुप नंबर 1 का खास नाम है, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। याद रखना आपने, जीवन का दूसरा नाम क्या है? एल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो अर्थ में से निकलते हैं। ग्रुप नंबर 13 का खास नाम क्या है? बोरोन फैमिली, क्योंकि उसका पहला मेंबर बोरोन है। 14 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला मेंबर कार्बन है। ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर नाइट्रोजन है। ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, पहला मेंबर ऑक्सीजन है, बट उनको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे क्या बनती है? ओर्स। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इनसे ओर बनती है ना, तो ओर वाली चीजों को बोलते हैं चैल्कोजेंस। ओर प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे। ग्रुप नंबर 17 की बात करें, उसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट बनाते हैं। हैलोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, सॉल्ट मेकर्स है वो। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 अलग से ग्रुप है, नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का, तो इसको हम बोलेंगे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का ग्रुप। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप है जिनके खास नाम है, ये नाम आपने याद रखते हैं, स्पेशली ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। अब थोड़े से पीरियड में भी नजर मार लेते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, आपने देखा टेबल नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला पीरियड कितने हैं? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम, दो ही होते हैं, खास बात है पहले पीरियड के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, चेक करो 8 है, 2 यहाँ पर है, 6 वहां, तो 8 हो गया आपके। थर्ड में भी कितने हैं? 8 है, दिख रहे? उसके बाद फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, आप चेक करोगे 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में 32 है, 7 में 32 है। नजर मान लो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 2 एलिमेंट 8, फिर आपको देखो यहाँ पर दिख रहे हैं जितने मैंने बोले 18, यहाँ पर भी, फिर उसके बाद 32 चेक करो 32 ही होंगे। आप बोलोगे बीच में मिस है, तो यहाँ पर जो मिस है उनको आप बीच में देखो, वो साइड पे बनाएंगे। यहाँ पर 57 के बाद 72 एटॉमिक नंबर दिख रहा है, यहाँ 89 के बाद 104 दिख रहा है, बीच वाले एलिमेंट यहाँ आ गए। इनको अगर काउंट करोगे तो ये पूरा 32 और ये भी 32 बनेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हर पीरियड के अंदर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो नंबर है वो डिफरेंट होता है, ये अपने याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये अभी ग्रुप, सातों ग्रुप के बारे में बता दिया, उनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दिए गए हैं आपको। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज साइज, मतलब ट्रेंड्स क्या है। अगर हम पढ़ना हो पीरियड को तो हम कैसे पढ़ेंगे? एटॉमिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम कैसे जानेंगे? उसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। उसमें हम ग्रुप्स को अलग से पढ़ेंगे, पीरियड्स को अलग से पढ़ेंगे, और जब इनको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा कि पूरी केमिस्ट्री है क्या चीज है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें जिनको हमने पढ़ना है, उसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारा एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा। नंबर ऑफ शेल्स का पता होना चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटीज का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का हमें पता होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनके हिसाब से हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पहले एक बार इनको समझ लेते हैं कि ट्रेंड्स चलते कैसे, क्या होता है ट्रेंड, है ना।